अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। पहले जो चैप्टर होते थे तो ये तीनों सॉलिड, गैस और लिक्विड एक ही चैप्टर में होते थे। अभी चैप्टर 1 जो है स्टेट्स ऑफ मैटर 1 वो गैस का है, फिर लिक्विड एंड सॉलिड इस तरह से। तो अभी हम पहला MCQ इसका कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन्स द रेशो ऑफ डिफ्यूजन्स H2 एंड O2 आर रेस्पेक्टिवली। अब सबसे पहले तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपको पता होना चाहिए कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ने कहा था कि भाई जो रेट ऑफ डिफ्यूजन्स होता है गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो इससे हमने फार्मूला बनाया था, वो फार्मूला था R1 डिवाइडेड बाई R2 और यहाँ पर था D2, यहाँ पर था D1 और इसका स्क्वायर रूट। लेकिन यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ हमारे पास जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला गया है या दिया गया है, तो हमें इस हिसाब से जो इसका फार्मूला हमने और बनाया था, क्योंकि डेंसिटी हमें पता था मास अपान वेलोसिटी है, मास अपान वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम खत्म हो जा रहा था, तो ऊपर बच रहा था M2 और नीचे बच रहा था M1। तो इसी फार्मूले को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब डेंसिटी होगी तब ये करेंगे। लेकिन यहाँ जो फार्मूला होगा वो होगा R1 अपान R2 और ऊपर हो जाएगा M2 और नीचे हो जाएगा M1 और स्क्वायर रूट। तो ये फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि डेंसिटी बराबर होता है मास अपान वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम में खत्म हो जाएगा, ऊपर M2 और नीचे M1। तो M2 यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे पास M2 है, तो ऑक्सीजन का अगर हम मास निकालेंगे तो हमें पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 को अगर हम 2 से ज़रब करें, 16 को अगर हम 2 से ज़रब करें तो कितने हो जाएंगे 32, ठीक है। और इसी तरह हाइड्रोजन जो है उसका जो मास होता है 1 को अगर 2 से ज़रब करेंगे तो 2, ठीक है, क्योंकि 2 एटम है तो 2 में कैंसिल हो जाएंगे। और 16 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, 16 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 32 को डिवाइड से करेंगे 2 से तो 16 आ जाएगा। तो 4 है तो R1 4 R2, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं होता तो हमें पता होता है कि नीचे एक 1 होता है। अगर हम जो है फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो फ्रैक्शन में हमें पता होता है कि किसी के नीचे 1 लाजमी होता है। तो इसका इस हिसाब से अगर देखें तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी पहले का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमें पता होना चाहिए कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन किसको कहते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये भी सिंपल हमसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह हमारा पहला हो गया जिसका हमारा आंसर आया डी। अब आ जाए जो है दूसरे जो है MCQs पे। कलेक्शन ऑफ गैस अवर वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कलेक्शन ऑफ गैस अवर वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अगर हमें इन तीनों का पता हो, ये अगर तीनों रिलेशंस का हमें पता हो तो हम आसानी से बता सकते हैं। अगर चारों का पता हो तब भी ठीक है, 3 का पता हो तब भी ठीक है, क्योंकि 3 का पता होगा तो चौथा हमें अगर नहीं भी पता हो तो हम उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो वो हमने पढ़ा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ये हमने अभी पढ़ लिया। एवोगैड्रोस लॉ किसको कहते हैं कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोल्स के। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोल्स बढ़ेंगे, मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसी तरह है गे-लेस्क लॉ, ठीक है जी। तो गे-लेस्क लॉ जो है वो बराबर होता है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से, जबकि वॉल्यूम और मोल कांस्टेंट होंगे। यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ इनमें से किसी में भी वाटर या गैस की बात नहीं आ रही, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। डाल्टन्स लॉ ने जो है वो ये चीज़ की थी, कलेक्शन ऑफ गैस अवर वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका है, डाल्टन्स लॉ। अब डाल्टन्स लॉ ने क्या कहा था, डाल्टन्स लॉ ने पहले तो ये कहा था कि इंडिविजुअल अगर किसी भी प्रेशर्स को अगर आप मालूम करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा, उनको ऐड करेंगे तो बराबर हो जाएगा टोटल प्रेशर्स के। यहाँ मैंने लिखा भी है कि टोटल प्रेशर किसके बराबर है, इंडिविजुअल प्रेशर के ऐड के बराबर। और ये जो चीज दी गई है वो कहां से दी गई है कि डाल्टन का टोटल प्रेशर जो है वो बराबर होता है ड्राई गैस के प्रेशर के बराबर और वाटर वेपर्स के प्रेशर के बराबर। यानी ड्राई गैस के और वाटर वेपर्स के प्रेशर को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर का हमें आ जाएगा। इसकी हमने एप्लीकेशन लिख ली है, ये भी आते हैं कि डाल्टन्स लॉ कहाँ इस्तेमाल होता है,
ऑक्सीजन के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है जब हम ऊपर जाएं, ऊंचाई पे जाएं, हाई अल्टीट्यूड पे जाएं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ब्रीथिंग में मसला होगा, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए हम डाल्टन्स लॉ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हम जो है पानी में जा रहे हैं, गोताखोर जो जाते हैं, डीप सी ड्राइवर्स जो होते हैं, तो डेप्थ में जाएंगे 40 मीटर के ऊपर, तो वहाँ भी उनको ऑक्सीजन का मसला होता है, तो वो एक सूट पहनते हैं जिसको हम कहते हैं स्कूबा। स्कूबा किसको कहते हैं? फुल फॉर्म इसका क्या है? सेल्फ कंटेंट अंडर वाटर ब्रीथिंग रेस्पिरेशन। बहुत अच्छा होता है जिसमें हम आसानी से सांस ले सकते हैं। और ये स्कूबा, ये भी आपको पता हो कि ये किसकी कॉम्बिनेशन है, इसमें हीलियम गैस जो होती है 96% होती है और ऑक्सीजन जो गैस होती है वो होती है 4%। तो इस हिसाब से हमारा जो सेकंड जो MCQ उसका ऑप्शन हो गया बी। ठीक है जी। अब आ जाए तीसरा, द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मैक्सिमम एट। तो मैक्सिमम कहाँ होता है? 1 atm पर, जब एटमॉस्फेयर 1 atm हो और डिग्री कौन सा हो? 0 सेंटीग्रेड। तो पहले ऑप्शन में ही इसका जो है वो जवाब आ गया। और हमें पता भी है कि अगर 1 एटमॉस्फेयर होगा तो वहां पर जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी हमसे वो पूछ सकता है। तो इस हिसाब से हमने पहले 3 MCQs कर लिए। आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अगले सवाल करते हैं। चलें जी, अब हम इसका चौथा सवाल करने जा रहे हैं। द डिफ्यूजन रेट ऑफ C3H8 एंड CO2 आर सेम बिकॉज। अब C3H8 किसको कहते हैं? ये फार्मूला है प्रोपेन का फार्मूला है। ठीक है जी। प्रोपेन का जनरल फार्मूला भी आपको आना चाहिए। वैसे आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे CnH2n+2, ये इसका जो है जनरल फार्मूला है। ठीक है। यहाँ आ जाएं तो पूछ रहा है कि बाथ आर पॉलीएटॉमिक गैस, बाथ आर डेंसर देन एयर, बाथ हैव सेम मोलर मास, बाथ कंटेंट्स कार्बन एटम्स। तो अगर हम इनका मोलर मास निकालें तो हमें पता है कि कार्बन का जो होता है एटॉमिक मास वो कितना होता है? 12 को अगर हम 3 से ज़रब करें और 8 इसमें ऐड करें तो 12 ज़रब 3 36 में अगर हम 8 ऐड करें तो 44, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 44। इसका मतलब है कि दोनों का मोलर मास क्या है? सेम है। बात है सेम मोलर मास। ठीक है जी। बाकी कोई भी कंडीशन इनकी मैच नहीं हो रही, तो हमारा जो है ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी, दोनों का मोलर मास सेम है। नीचे आ जाएं, वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थियोरेटिकल 0 एट 0 कब होगा? जब जो गैस का जो है वो वॉल्यूम जो है वो कहाँ पर हो जाएगा? 0 केल्विन के ऊपर। कहाँ हो जाएगा? 0 केल्विन के ऊपर। और केल्विन का कौन सा फार्मूला होता है? केल्विन बराबर होता है सेंटीग्रेड प्लस 273। इसका मतलब है कि ये 0 तब होगा जब यहाँ पर सेंटीग्रेड की वैल्यू क्या हो? -273, जबकि यहाँ ऊपर देखें क्या दी गई है? 273। क्या दी गई है? 273। तो यहाँ पर ये 0 नहीं होगा, लेकिन अगर माइनस होता तो फिर ये 0 हो सकता था, फिर ये ऑप्शन नहीं होता। आगे देखें कि रियल गैस रीचेस द आइडियल बिहेवियर्स एट। अब रियल गैस कौन सी है? जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन, ये सारे रियल गैस है। आइडियल गैस जो होती हैं जो रियल में एक्चुअली हो ना, लेकिन उनको देखकर हम जो है आज इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आज की गैसेस इस तरह से काम कर सकती हैं। तो वो कैसे होंगी? लो टेम्परेचर लो प्रेशर। ठीक है जी। हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर। अब उनमें टेम्परेचर हाई है, ठीक है, ये याद रखें, और प्रेशर लो है, ये होना चाहिए। ठीक है। ऊपर देखेंगे लो टेम्परेचर है, लो प्रेशर, प्रेशर तो लो होगा। नीचे हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है लेकिन हाई प्रेशर नहीं होगा। लो प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर होगा। तो देखें ऑप्शन नंबर 3, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। यहाँ जो है दोनों उल्टे हैं। आखिरी ऑप्शन देखें कि टेम्परेचर भी हाई है और प्रेशर भी लो है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये किस पे अजम्पशन किया गया है? क्योंकि गैसेस के बारे में वो ये है कि उनके अंदर जो होता है, जो उनका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होता है? बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू कंटेनर। जिस कंटेनर में हमने गैस को रखा होता है उसके मुकाबले में गैसेस का जो है वो वॉल्यूम क्या होता है? नेग्लिजिबल, बिल्कुल कम होता है। और गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ना ही तो अट्रैक्टिव फोर्स होती है और ना ही रिपल्सिव फोर्स होती है। इसकी वजह से उनके अंदर स्पेसेस भी ज़्यादा होती है, कंप्रेसिबिलिटी भी वहाँ ज़्यादा होगी। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लें तो फिर हम अगले जो है वो सवाल करते हैं।
सातवां एमसीक्यूज देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द गैस मॉलिक्यूल्स। अब गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर हम देखें तो दे हैव अ लार्ज स्पेस, हमने पढ़ा है कि उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, तो ये तो सही है। हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट। दे पजेस काइनेटिक एनर्जी, तो गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है, यह भी बात सही है। देयर कोलिजन इज इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब है कि उनकी एनर्जी कम ना हो, वो आपस में भी टकराते हैं और कंटेनर की वाल से भी टकराते हैं, तब भी उनकी एनर्जी जो है वो सेम रहती है। तो इसका मतलब है कि तीनों ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही नहीं है कि देयर मोलर मास डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा हो जाएगा सातवें का सही। ठीक है जी, क्योंकि हमसे इन्होंने पूछा है इनकरेक्ट। इफ द आठवां देखें, इफ द केल्विन टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस हम उसको कहते हैं जो ओबे करे गैसेस लॉज को एवरी टेम्परेचर के ऊपर, एवरी प्रेशर के ऊपर, इज इंक्रीज टू डबल एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2 द वॉल्यूम ऑफ गैस विल। अब जो है हो क्या रहा है कि आइडियल गैस का जो है टेम्परेचर में डबल हो रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो हमारे पास जो है वो पूछ रहा है कि इफ द केल्विन टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इंक्रीज टू डबल एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2 द वॉल्यूम बताएं। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह से थी कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के साथ। यहाँ पर N और R होता है, PV NRT, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। ये अगर आपको पता हो कि जनरल गैस इक्वेशन जो है वो होती है क्या, PV NRT, ये इस तरह से होता है, PV बराबर NRT। तो यहाँ पर N और R दोनों कांस्टेंट हैं। N मोल को कहते हैं, यहाँ सपोज कर लें कि मोल 1 है, और R जो है जनरल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब मोल पर केल्विन, या 8.31 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। अब यहाँ से क्योंकि हमें ना N चाहिए ना R चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर है, तो यहाँ ये कह रहा है कि टेम्परेचर आइडियल गैस इंक्रीज टू डबल। टेम्परेचर को अगर हमने डबल कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर अगर हो जाए डबल यानी ये हो गया 2, टेम्परेचर हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है जी, टेम्परेचर सपोज करें पहले 1 था, अब 2 हो गया। प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2, अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर रिड्यूस हो गया 1/2 यानी कि आधा, पहले 1 था अब आधा हो गया। ठीक है, तो इस चीज को अगर मैं इस तरह से लिखूं तो इस तरह से लिख सकता हूं 2 और 1 2, इस तरह हम लिख सकते हैं 2 और 1 2। डिवाइड को लिखा है मैंने, अब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगा तो नीचे वाले 2 ऊपर चले जाएंगे और 1 नीचे आ जाएगा, तो 2 को 2 से ज़रब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, यानी इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4। वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 टाइम आ जाएगा। तो किस तरह हमने किया, 2 और 1 2, प्रेशर को हमने हाफ से लिखा, टेम्परेचर को डबल लिखा, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, 2 ऊपर गए, 2 2 से ज़रब हुए, तो हमारे पास इसका भी आंसर क्या आया, डी, 4 टाइम्स इसका जो है वो हो जाएगा। आगे आ जाए, ये तो हमने पीछे भी किया था। द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब, वहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ था 22.4 डेसीमीटर क्यूब, वहाँ से उसने पूछा था कि किस टेम्परेचर पर ये सेम होगा, तो 0 सेंटीग्रेड और 1 ATM, इसके ऊपर 22.4 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, वहाँ पर भी ए था, यहाँ पर भी ए ही है। ठीक है, आ जाए नीचे। अंडर सिमिलर कंडीशन CH4 गैस डिफ्यूजेस डैश टाइम्स फास्टर देन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब CH4 किसको कहते हैं, मीथेन गैस को, मार्च गैस भी इसको कहते हैं। ठीक है जी, पहला जो है ये मेंबर है इथेन फैमिली का। तो फार्मूला है हमारे पास, ये भी हमारे पास जो सवाल है वो है जी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर, तो वही फार्मूला R1 R2, यहाँ पर हम लिखेंगे M2, नीचे हम लिखेंगे M1 और ऊपर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट। अब मास अगर हम M2 का निकालें तो SO2 है, SO2 का मतलब अगर सल्फर डाइऑक्साइड और O2, सल्फर डाइऑक्साइड का पता है आपको 32 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, 16 को 2 से ज़रब करेंगे तो वो भी 32 होगा। यहाँ कार्बन का हमें पता है 12 होता है, हाइड्रोजन का हमें पता है कि 1 होता है, 1 को 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ऊपर हम लिखेंगे 32 और प्लस 32, तो कितने हो जाएंगे 64, 32 प्लस 32 तो कितने हो जाएंगे 64, और नीचे हम लिखेंगे 16। तो 64 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूं,
तो आंसर आ जाएगा 4। आंसर क्या आ जाएगा 4, यानी 16 का पारा 6u4 के ऊपर कितनी मरतबा लगेगा, 4 दफ़ा। तो 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ये है क्योंकि ये उससे छोटा है तो 2 टाइम्स ये जल्दी जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी। तो इसी तरह हमने 10 के 10 MCQs कर लिए। आप इन सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस करें और भी पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस करें ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।